नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं हास्य नाटक दादी माँ जागी के दूसरे अंक का दूसरा दृश्य। स्थान कोठी का ड्राइंग रूम। समय आधी रात 12 बजे। ड्राइंग रूम में एकदम अंधेरा है। नेपथ्य में दूर से घंटा घर की घड़ी 12 बजाती है और उसके साथ ही कुत्तों के भौंकने और पहरेदार की जागते रहो की आवाज सुनाई देती है। कुछ देर बाद सीढ़ियों पर टॉर्च का मध्यम सा प्रकाश होता है और कृष्ण गोपाल व पार्वती की आकृतियां चुपचाप बड़ी सावधानी से नीचे उतरती हैं। नीचे आने पर टॉर्च के मध्यम प्रकाश में कृष्ण गोपाल बाहर वाले दरवाजे की तरफ बढ़ता है, परंतु पार्वती रुककर खड़ी हो जाती है। कृष्ण धीमे से फुसफुसाकर, मौसी रुक क्यों गई? डरो नहीं, सब सो रहे हैं। पार्वती धीमे से, कृष्ण आज रात तुम्हारे ऑफिस में गुजार कर कल सुबह मैं सहारनपुर जाने वाली गाड़ी में बैठ जाऊंगी। कृष्ण, अभी अभी यही तो तय हुआ है मौसी। पार्वती धीमे से, सोचती हूँ इस कोठी से हमेशा के लिए जाने से पहले क्यों ना अपने देवता के अंतिम बार चरण छू लूं। कृष्ण पास आकर, मौसी तुम मेरे उस ससुर को देवता कहती हो जिसने तुम्हारे साथ किए गए कौल करार को भुलाकर अब अपनी माँ की खुशी के लिए किसी नई नवेली से शादी करने का फैसला कर लिया है। पार्वती सिसककर दुख से, मुझे विश्वास नहीं होता कृष्ण। कृष्ण, मौसी तुम विश्वास करो कि मैंने उस दरवाजे की आड़ में खड़े होकर उन दोनों की सब बातें सुनी, फैसला सुना। पार्वती, फिर भी कृष्ण मैं चाहती हूं कि अभी उनके कमरे में जाकर उनका फैसला उनके मुंह से सुनूं। कृष्ण, ये कैसा पागलपन तुम पर सवार हुआ है मौसी? अगर दादी माँ जाग गई तो तुम छुपने के लिए हमारे ऑफिस में भी न पहुंच सकोगी। पार्वती, मैंने कभी सोचा नहीं था कि वे इतने निर्मोही और स्वार्थी निकलेंगे। कृष्ण, तुम तो जानते ही हो कि मैंने अपने रंडापे को भुलाकर तन मन से उनकी कितनी सेवा की, कैसे मैंने उन्हें अपना देवता मानकर। रोती है। कृष्ण, मौसी रो नहीं, रोना तो मुझे चाहिए जिसकी सारी योजना ही दादी माँ ने उलट कर रख दी है। पार्वती, अरे मैं भी तुम्हारी उसी योजना को सफल बनाने के लिए इस घर में आकर आया बनी थी। किसी को भी, अपने उस देवता को भी नहीं बताया था कि मैं तुम्हारी विधवा मौसी हूं। कृष्ण, अच्छा, अब यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं, आओ। तभी सीढ़ियों पर खटका होता है। कृष्ण गोपाल घबराकर टॉर्च जलाता है। सीढ़ियों से उतरती हुई कमला दिखाई देती है। कमला, रुको। कृष्ण डरा हुआ सा, कमला तुम यहां? कमला सव्यंग्य मध्यम सी हंसी हंसकर, हाँ मैं तुम दोनों के पीछे पीछे आई थी और सीढ़ियों पर रुककर तुम दोनों की बातें सुन रही थी। ये ठीक है कि न तुमने न पार्वती ने किसी को भी बताया नहीं था कि तुम दोनों के बीच मौसी भांजे का रिश्ता है, लेकिन मुझे शक था कि आया कहलाने वाली ये औरत तुम्हारी कुछ लगती है और पिताजी की भी कुछ लगती है। आज वह शक सच निकला। पार्वती सहम कर, ओह। कृष्ण हकलाते हुए, कमला बात दरअसल ये थी कि। कमला, अरे जो बात दरअसल थी वह मैं सुन चुकी हूँ। मुझे आज ये जानकर खुशी हुई कि तुम इतने बुद्धू नहीं हो जितना मैं समझती थी। खैर, तुम्हारी मौसी को वापस सहारनपुर जाने की जरूरत नहीं, ये दिल्ली में ही रहेंगी। कल सुबह मैं इनके ठहरने का इंतजाम एक भरोसे के गेस्ट हाउस में कर दूंगी। पार्वती, लेकिन मालकिन। कमला हंसकर, पार्वती मौसी अब ये मालकिन और आया वाला नाटक बंद करो और चुपचाप देखो कि मैं तुम्हें कैसे अपनी शतरंज का मोहरा बनाती हूं। खैर किशु, इससे पहले कि कोई जाग जाए तुम अपनी मौसी को जल्दी से ऑफिस में पहुंचाओ। कृष्ण, आओ मौसी। मंच पर दृश्य समाप्ति सूचक अंधेरा हो जाता है।
तीसरा दृश्य। स्थान कोठी का ड्राइंग रूम। समय सायंकाल। दूर विवाह के पंडाल में गूंजती हुई शहनाई को मधुर ध्वनि के साथ ड्राइंग रूम प्रकाशित होता है। दाईं ओर की दीवार के साथ खड़े माली घासीराम और नौकर जोड़ूराम फूल मालाओं से सजावट का काम करते दिखाई देते हैं। इधर बाईं दीवार की खिड़की और पोर्टिको में खुलने वाले सामने के दरवाजे से बाहर बिजली के रंग बिरंगे बल्बों की रोशनी से जगमगाते और मेहमानों व बैरों से भरे शादी के शानदार पंडाल का आभास मिलता है। इसी बाईं दीवार के साथ रसोई के दरवाजे के पास रखी मेज पर अमला शादी पर मिले उपहारों को सजा संभाल रही है। अमला नर्तकी की तरह सजी हुई है। कुछ देर बाद बाहर वाले दरवाजे से विमला की 2 सहेलियां उपहार लिए हुए आती हैं। अमला उपहार लेकर हंसते हुए अरे विमला जीजी की कॉलेज के सिर्फ 2 सहेलियां ही आई हैं। सहेली बाकी भी आ रही हैं। विमला कहाँ है? अमला हंसते हुए जहां उसका दूल्हा। सहेली 2 दूल्हा कहाँ है? अमला हंसते हुए जहां उसकी दुल्हन। सब हंसती हैं। सहेली 1 अरे ये अमला तो बातों में भी घूमर नाच नाचने लगी। अमला गंभीर होकर अच्छा बताती हूँ। विमला जीजी की रमेश शर्मा से कोई 2:30 बजे कोर्ट में शादी हुई। दोनों कोर्ट में? अमला और फिर गिने चुने बारातियों घरातियों की होटल में दावत हुई और फिर उसी होटल के एक कमरे में दूल्हा दुल्हन हनीमून मनाने चले गए। सहेली 2 खूब चांद चांदनी का दिन में ही मिलन हो गया। सब हंसती हैं। अमला अब विमला जीजी शादी के इस रिसेप्शन समारोह में आने ही वाली हैं। सहेली 1 हंसते हुए तो अब हम विमला के दर्शन नई नवेली के रूप में नहीं, तीनों सुहागिन के रूप में करेंगी। सहेलियां अमला के साथ हंसती हुई पोर्टिको वाले दरवाजे से बाहर चली जाती हैं। इधर जोड़ूराम और माली फूल मालाओं से सजावट का काम करते हुए ड्राइंग रूम के आगे की ओर आ जाते हैं। एकाएक जोड़ूराम सिर के बाल तोड़ता हुआ हंसने लगता है। माली अरे तोड़ूराम हंसने क्यों लगे? जोड़ू हंसते हुए माली आज तो मुझे जोड़ूराम कहे। आज मेरे ही नाम के प्रताप से इस घर में 2 जोड़ियां जुड़ गई हैं। एक विमला और रमेश की, दूसरी मालिक और आया की। माली लेकिन तुम हंस क्यों रहे हो? जोड़ू मैं हंस रहा था उस नीली छतरी वाले की लीला पर। अब तक जो हमारे साथ इस घर की नौकरानी थी वह आज से इस घर की मालकिन बन गई। माली सो तो ठीक है, लेकिन आज घर में 2 ब्याह हो गए। जोड़ू एक मंदिर में और दूसरा कोर्ट में। माली और बेचारी दादी माँ एक भी न देख सकीं। जोड़ू धीरे से फुसफुसाकर अरे उन्हें दिखाना कौन चाहता था? बड़ी चालाकी से दादी माँ को गांव की बिरादरी को विमला बीबी की शादी की मिठाई देने भेज दिया गया। माली बात समझकर साथ में उनके नाती मोहन बाबू और मेरी लड़की रधिया को भी भेज दिया। जोड़ू धीरे से अरे तेरी रधिया दादी माँ की आजकल चहेती जो बनी हुई है। तभी रूपचंद के कमरे से पार्वती आती है। उसने नई दुल्हन का सिंगार किया हुआ है। कीमती साड़ी, जेवर, हाथों में सुहाग की चूड़ियां, माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर। पार्वती आते हुए मुस्कुराकर अरे क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो दोनों? जोड़ू चौंक कर आया नहीं मालकिन। कानों को हाथ लगाकर माफी चाहता हूं, जबान फिसल गई। पार्वती हंसते हुए जैसे तुम्हारे हाथ से प्लेटें फिसल जाती हैं। जोड़ू बनावटी लहजे में मालकिन इस गरीब की तनख्वाह से पैसे तो नहीं काटेंगी। पार्वती अरे दादी माँ और कमला रानी के रहते मैं कैसे मालकिन बन सकती हूँ? क्या कर रहे हो? माली कमला जी ने कहा था
कि इस ड्राइंग रूम को भी फूलों से सजा दो। सो पार्वती, अच्छा अच्छा, मैं भी तुम्हारा हाथ बटाती हूँ। फूलमाला उठाती है। माली, नहीं नहीं, ये काम आपका नहीं। जोड़ू, आपको तो बाहर पंडाल में जाना चाहिए और मालिक के साथ खड़े होकर मेहमानों का स्वागत करना चाहिए। छोटे मालिक कृष्ण गोपाल और कमला बीबी भी तो वही हैं। पार्वती शर्माकर, नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। पार्वती माली और जोड़ू राम के साथ मिलकर ड्राइंग रूम को फूलों से सजाने लगती है। तभी कमला बाहर वाले दरवाजे से जल्दी जल्दी आकर टेलीफोन के पास पहुंचती है और डायल घुमाती है। कमला फोन पर, हेलो मिस्टर चंद्र प्रकाश सिंह, मैं कमला बोल रही हूँ। आप अभी तक रिसेप्शन में क्यों नहीं पहुंचे? आपके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सभी लोग पहुंच गए हैं। क्या कहा? हद हो गई, मैं शादी की रिसेप्शन का कार्ड खुद देने आई थी और आप भूल गए कि हाँ हाँ, विमला की शादी तीसरे पहर कोर्ट में हो गई थी। क्या? हाँ हाँ, दूसरी शादी हमने गुपचुप मंदिर में की थी। उसी समय अमला बाहर से आकर कमला के पीछे खड़ी हो जाती है। क्या कहा? हंसकर, तुम भी दूसरी शादी करना चाहते हो? शर्माकर, चंद्र प्रकाश, बड़े दुष्ट हो तुम। खैर, ये बातें बाद में होंगी। अब फौरन आओ और देखो ठेकेदार रूपचंद की लड़की की शादी की शान। प्यार से, हाँ हाँ, मैं पलकें बिछाकर इंतजार कर रही हूं तुम्हारा। कमला टेलीफोन का रिसीवर नीचे रखती है कि अमला पास आ जाती है। अमला, जी, मैं भी कोमल जी को फोन कर दूं कि वे भी आ जाएं शादी की दावत में। कमला कड़े स्वर में, नहीं अमला, तुम तो जानती ही हो कि दादी माँ तुम्हारे कोमल जी की शक्ल तक देखना नहीं चाहती। अमला नाराज होकर कटाक्ष करते हुए, शक्ल तो वे इस आया की भी नहीं देखना चाहती जिसे आप घर की बहू बनाकर वापस ले आई हैं। कमला बिगड़कर, क्या मैं ले आई हूं? जो कुछ किया तुम सबकी मर्जी से किया, सलाह से किया। अमला, ये क्यों नहीं कहती कि पिताजी इस विधवा से पहले से प्रेम करते थे? कमला, हाँ करते थे, और मैं नहीं चाहती थी कि आया को उन्हें बदनाम करने का मौका मिले। मैं ये भी नहीं चाहती थी कि दादी माँ पोते का मुंह देखने की झोंक में गांव की किसी उलझुलुल औरत को लाकर तुम्हारी माँ बना दें। अमला रोकर, मेरी कोई माँ नहीं, मेरी माँ मर चुकी है। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो इस पर से मेरे प्यार की दुनिया इस तरह न उजाड़ी जाती। कमला डांट कर, अरे प्यार की बच्ची, क्यों रोकर अपनी बहन की शादी का शगुन बिगाड़ रही है? जा, तू भी अपने उन जनानोड़े प्रेमी से शादी कर ले, कौन रोकता है तुझे? तभी कमला की नजर जोड़ूराम और माली के साथ सजावट का काम करती हुई पार्वती पर पड़ती है। ओह, ये नौकरों के साथ यहां क्या कर रही है? कमला दनदनाती हुई पार्वती की तरफ जाती है और अमला आंसू पोंछती हुई वापस उपहारों वाली मेज की ओर चली जाती है। कमला गुस्से में आते हुए, आया, ओह सॉरी, माँ तुम यहाँ? पार्वती, कमरे में बेकार बैठी बैठी ऊब गई थी, सो। कमला, काफी सजावट हो चुकी। माली, ये जो फूल मालाएं बची हैं उधर वेदी पर जाकर लटका दो। माली, अच्छा मालकिन। मालाएं उठाकर जाता है। पार्वती, विमला का कोर्ट में तो विवाह हो चुका है, अब क्या धार्मिक रीति से भी होगा? कमला, हाँ, दादी माँ का मन रखने के लिए पिताजी चाहते हैं कि। जोड़ू, छोटी मालकिन, जब विमला बीबी जी का विलायती तरीके से विवाह हो गया है तो अब क्यों अंग्रेजी पुडिंग का देसी हलवा बनाती हैं? कमला, तोड़ू राम, मैं देख रही हूं कि तू इधर काफी बकबक करने लगा है, जा रसोई में। जोड़ू, रसोई में जाकर क्या करूं छोटी मालकिन, आज घर की रसोई का सारा ठेका तो आपने होटल वालों को दे रखा है। खैर, जाकर मैं देखता हूं कि होटल वालों ने बारात के लिए कैसा खाना तैयार किया है। सिर के बाल तोड़ता हुआ बाहर चला जाता है। कमला पार्वती से, तुम, सॉरी, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? दादी माँ गांव से किसी भी समय आ सकती हैं। आप जल्दी से ऊपर मेरे कमरे में या पिताजी के कमरे में जाकर छुप जाइए। पार्वती, लेकिन मैं तो अब छुपना नहीं चाहती। मैं तो चाहती हूँ कि दादी माँ को गांव से आते ही पता चल जाए कि जिस विधवा को उल्टा कहकर उन्होंने घर से बाहर निकाला था
वह अब घर की बड़ी बहू बनकर आ गई है। कमला समझाते हुए, जरूर पता चलना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। अभी विमला के विवाह की खुशी है, रिसेप्शन की खुशी है। मैं नहीं चाहती कि दादी माँ तुम्हें अभी घर की बहू के रूप में देखकर भड़क उठें और खुशी को गमी में बदल दें। तभी बाहर से रूपचंद घबराया हुआ सा आता है और लपक कर कमला के पास पहुंचता है। पार्वती सिर का पल्ला नीचे करके उसके कमरे में चली जाती है। रूपचंद आते हुए, कमला कमला। कमला, क्या बात है पिताजी? रूपचंद, 8 बजने को हैं, बारात आने वाली है, लेकिन माँ अभी तक गांव से नहीं आई। कमला, घबराइए नहीं पिताजी, आती ही होंगी। कार में गई हैं, साथ ललित मोहन और माली की लड़की रधिया है। रूपचंद, ये सब ठीक है, लेकिन इतनी देर क्यों लगी? सुबह 8 बजे गई थी, 10 बजे गांव पहुंच गई होंगी। वहां 1-2 घंटे रुककर उन्हें 2 बजे तक वापस आ जाना चाहिए था। ओह, मुझे तो चिंता हो रही है। कमला, पिताजी चिंता न कीजिए, हो सकता है रास्ते में कार कहीं खराब हो गई हो, आखिर मशीन ही तो है। रूपचंद, कमला कुछ भी हो, तुमने आज शादी के दिन माँ को गांव भेजकर ठीक नहीं किया। कमला चालाकी से, दादी माँ को मैंने गांव भेजा? ये क्या कह रहे हैं पिताजी? आप दोनों ने खुद ही तो फैसला किया था कि गांव में आपके चाचा ताऊ के परिवार के जो 1-2 घर हैं, उन्हें मिठाई भेजकर विमला के ब्याह की खबर दी जाए। रूपचंद, लेकिन इस काम के लिए माँ को कल जाना था। कमला, कल जा तो रही थी, लेकिन ऐन मौके पर ड्राइवर बीमार हो गया। रूपचंद परेशान सा, ओह, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आज खुशी के समय भी मैं चिंता से मरा जा रहा हूं। कमला, ये आप क्या कह रही हैं पिताजी? मरे आपके दुश्मन? रूपचंद इधर उधर देखकर धीरे से, बेटी मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। कमला, क्या बात है पिताजी? रूपचंद सहम कर धीरे से, बेटी तुम जानो, तुम सबके जोर देने से मैंने आज माँ से बिना पूछे, बिना उनकी आज्ञा लिए, उनकी अनुपस्थिति में शादी कर ली है। कमला, आपने जो कुछ किया ठीक किया। आखिर दादी माँ भी तो चाहती थी कि आप दूसरी शादी कर लें। वे तो आज सुबह कहकर भी गई थीं कि गांव में वे कोई अच्छी सी लड़की ढूंढेंगी। रूपचंद, और मैंने तुम सबके मजबूर करने पर उस पार्वती से शादी कर ली जिसे माँ ने घर से निकाल दिया था। माँ कितनी नाराज होंगी अपने इस नालायक और पापी बेटे पर। ओह, मुझे तो डर लग रहा है। कमला, आप डरिए नहीं पिताजी, मैं सब संभाल लूंगी। तभी कृष्ण गोपाल बाहर से भागा आता है और सीधा रूपचंद और कमला के पास पहुंचता है। कृष्ण आते हुए, अरे आप लोग यहाँ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उधर विमला, उसका दूल्हा, उसके घर के लोग, यार दोस्त सब आ गए। कमला आंख दबाकर, अरे कहो ना कि बारात आ गई। रूपचंद, लेकिन बारात बिना बैंड बाजे के। कमला, पिताजी कोर्ट मैरिज में न बैंड बजता है न घुड़चढ़ी होती है। रूपचंद, लेकिन बेटी दिखावे के लिए। कमला, दिखावे के लिए मैं अभी जाकर जयमाला की रस्म कराती हूँ। रूपचंद, और धार्मिक रीति से विवाह संस्कार भी। कमला, हाँ हाँ सब हो जाएगा, आप चलिए तो। रूपचंद और कमला बाहर के दरवाजे की ओर जाते हैं। कृष्ण गोपाल लपक कर कमला को दरवाजे के पास रोक लेता है। कृष्ण धीरे से, ड्राइवर ने आज भी कमाल कर दिया, रास्ते में कार खराब कर दी होगी, उसे इनाम देना न भूलना। कमला परेशान सी, अरे इनाम तो दे दूंगी, लेकिन लौटने में उसे इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी, पिताजी परेशान हो रहे हैं। कहकर कमला जल्दी से बाहर जाती है। कृष्ण गोपाल जरा रुककर मुस्कुराता है और फिर अमला के पास जाता है। कृष्ण मुस्कुराकर, अमला तुम यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ बाहर जाकर शादी की रौनक देखो। अमला, कैसे जा सकती हूँ मुंशी जी, आपकी घर सरकार ने आज मेरी ड्यूटी उपहारों की इस मेज पर जो लगा रखी है। कृष्ण, ये ड्यूटी मैं संभालता हूँ, तुम जाओ। अमला उठकर, थैंक यू जीजा जी। कृष्ण अमला को रोककर, सुनो, वह तुम्हारी नई माँ कहाँ है? अमला बिगड़कर, मेरी कोई नई माँ नहीं,
वैसे वह पार्वती सामने पिताजी के कमरे में छुपी बैठी है, कहती हुई बाहर जाती है। तभी पार्वती अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर झांकती है। कृष्ण गोपाल उसकी ओर जाने लगता है, लेकिन उसी समय बाहर शोर मचता है। दादी माँ आ गई, दादी माँ आ गई। पार्वती फौरन अपना दरवाजा बंद कर लेती है और कृष्ण गोपाल रसोई में छुप जाता है। कुछ देर बाद दादी माँ नाराज सी आती है, ललित मोहन और रधिया के साथ। दादी आते हुए, कहाँ है चंदू, कहाँ है कमला? ऐसी कार दी कि गांव जाते भी बिगड़ गई और लौटते भी बिगड़ गई। मैं घर में तब पहुंची जब बारात दरवाजे पर आ गई। पता नहीं मेरे पीछे किसी ने विमला को तैयार किया है या नहीं। तेल उपटन लगाना था, मेहंदी लगानी थी, पीला जोड़ा पहनाना था, बिछुए और चूड़ियां पहनानी थीं। मोहन, नानी आप परेशान न हो, सब ठीक हो गया होगा। दादी, अरे कहाँ ठीक हो गया होगा, उस कमला को तो ठेकेदारी से ही फुर्सत नहीं। वह सरला और अमला भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं सब कहाँ चली गईं। रधिया, तू मेरा मुंह क्या देख रही है? जा देख विमला कहाँ है, शायद ऊपर अपने कमरे में होगी। रधिया, मैं अभी ऊपर जाती हूँ दादी माँ। रधिया सीढ़ियों पर जाती है। कृष्ण गोपाल रसोई से निकलकर आता है। कृष्ण आते हुए, दादी माँ आप आ गईं, बड़ी देर कर दी। दादी, अरे किशन, देर की बात फिर पूछना, पहले बता चंदू कहाँ है? कृष्ण, पिताजी बाहर पंडाल में हैं, मेहमानों का स्वागत सत्कार कर रहे हैं। दादी, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? जा देख द्वार पूजा हुई या नहीं। मोहन, तू भी जा। घुटने पकड़कर, ओह, आज दिन भर के सफर से कितनी थक गई हूँ। सोफे पर बैठती है। कृष्ण गोपाल और ललित मोहन बाहर जाते हैं। थोड़ी देर बाद रधिया सीढ़ियों से उतरकर दादी माँ के पास आती है। रधिया, दादी माँ, विमला बीबी जी तो अपने कमरे में नहीं है। दादी घबराकर, हाय दहिया, बारात घर में आ गई और लड़की गायब। अरे चंदू कहाँ है? आज तो शहर भर में हमारी नाक कट जाएगी, गांव की बिरादरी में भी नाक कट जाएगी। कहाँ गई वह विमला? रधिया, मैं बाहर पंडाल में देखकर आती हूँ दादी माँ। दादी, नहीं नहीं, तू मेरे पास बैठ जा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। हाय, ब्याह के समय ब्याह वाली लड़की गायब। रधिया नीचे कालीन पर बैठ जाती है और दादी माँ की टांगें दबाने लगती है। तभी बाहर से तेजी से सरला आती है। दादी, कौन? अरे सरला, तेरी वह बहन विमला कहाँ है? सरला हंसकर, कौन विमला? जरा नमक, कहती हुई रसोई में घुस जाती है। दादी, हाँ हाँ, कटी नाक पर नमक छिड़क, जरूर छिड़क। हाय, बदशगुनी का डर न होता तो मैं अभी अपना सिर पीट लेती। तभी सरला रसोई से नमक का डिब्बा उठाए हुए आती है। अरे तू बताती क्यों नहीं कि विमला कहाँ है? सरला, दादी माँ, मैं डॉक्टर हूं ना, जीजी ने बारात के खाने का निरीक्षण मुझे सौंप रखा है। एक भाजी में नमक कम निकला है, कहती हुई तेजी से बाहर चली जाती है। दादी, लो, मेरे सवाल का जवाब दिए बिना ही यह चली गई। चुड़ैल बहन के ब्याह में डॉक्टरी करती फिरे है। और भी घबराकर, अरे रधिया, सुना तूने? बारात ने खाना खाना शुरू कर दिया, खाने के बाद ही भांवरे पड़नी है। और तभी बाहर से बहुत से उपहारों के डिब्बे उठाए हुए अमला आती है। दादी, अरे अमला। अमला, दादी माँ, जीजी ने मुझे इन उपहारों को संभालने का काम सौंपा है। रधिया, जरा आना तो। अमला ठोकर लगने से लड़खड़ाती है। उपहारों के डिब्बे नीचे गिरते हैं। रधिया आगे बढ़कर संभालती है और उठाकर मेज पर रखती है। दादी,
हर कोई जीजी के हुक्म पर चल रहा है, मेरी कोई नहीं सुनता। पुकार कर, अरे अमला, बारात खाना भी खाने लगी, परंतु ब्याह वाली लड़की का कहीं पता नहीं। अमला, क्यों पता नहीं? तभी सरला मुस्कुराती हुई बाहर से आती है। सरला आकर, दादी माँ, आप कुछ पूछ रही थी? दादी, शुक्र है किसी को मेरी बात सुनने का समय तो मिला। अरे मैं पूछती हूँ, वह विमला कहाँ है? सरला, दादी माँ परेशान न हो, विमला जीजी बाहर पंडाल में अपने दूल्हे के पास हैं। दादी, भगवान तेरा भला करे, अब जान में जान आई। एकाएक हैरान सी, लेकिन क्या वह बिना भावरों के ही अपने दूल्हे के पास पहुंच गई? हे राम, कैसा जमाना आ गया। अरे जा, उसे बुला कर ला, साथ में चंदू और कमला को भी। सरला, दादी माँ इस समय कोई नहीं आ सकेगा, आइए मैं आपको पंडाल में ले चलूं, बड़ी रौनक है वहाँ। शहर के बड़े बड़े लोग, नेता, मंत्री, सरकारी अफसर, पिताजी के मित्र सभी आए हैं रिसेप्शन में, चलिए। दादी, नहीं नहीं, इतने सारे पराए मर्दों के सामने घूमती हुई मैं क्या अच्छी लगूंगी। सरला, तो फिर आइए, उधर खिड़की से झांककर पंडाल में देखिए। सरला दादी माँ को बाईं ओर की खिड़की पर ले जाती है। दादी माँ बाहर देखती है। दादी खुश होकर, अरे हाँ, पंडाल में तो बड़ी रौनक है, बड़ी सजावट है, बड़ी धूमधाम है, बड़ी भीड़ भाड़ है। और हाँ, सरला, बता तो वह विमला कहाँ है? सरला खिड़की में से इशारा करके, वह देखिए, रमेश जीजाजी के साथ। दादी परेशान सी, ये मैं क्या देख रही हूँ? विमला ने शादी का पीला जोड़ा तो पहना नहीं। ओह, ये क्या? छी छी, कैसी निर्लज्ज है ये लड़की। भांवरें पड़ी नहीं और ये मुंह से रुघाड़े मुस्कुरा रही है, खसम से और पराए मर्दों से बतिया रही है। इसकी जगह मैं होती तो अब तक लाज से धरती में गड़ गई होती। अमला और रधिया हंसती हुई पास आ जाती हैं। सरला, दादी माँ, ये बेकार की लाज भी क्या, समाज में जब स्त्री पुरुष का दर्जा बराबर है तो। दादी, अरे मेरे साथ बहस करे है, हमारे जमाने में ब्याह वाली लड़की। अमला हंसते हुए, आपके जमाने में तो ब्याह वाली लड़की ससुराल जाते समय दहाड़े मारकर ऐसे रोती थी जैसे। दादी बात काटकर चकित सी, तो क्या ये विमला विदा के समय रोएगी नहीं? अरे जाकर उसे समझा दो कि विदा होते समय और नहीं तो झूठ मूठ रो दे। सरला हंसकर, झूठ मूठ? अमला हंसते हुए, सरला, तुम डॉक्टर हो, तुम्हारे पास ऐसी कोई दवाई जरूर होगी जिसे आंखों में डालने से आंसू बहने लगें। लड़कियां हंसती हैं। दादी खिड़की से झांकते हुए, अरे लड़कियों, मैं देख रही हूँ कि बारात खाना खा रही है। ऐसे समय तो घर की औरतों को गाली या सीठना गाना चाहिए। अमला, दादी माँ, सीठना क्या होता है? दादी, अरे तू बड़ी नचैया गवैया बने हैं और शादी ब्याह पर गाया जाने वाला सीठना नहीं जानती। सीठने में बारातियों का मजाक उड़ाया जाता है, प्यार भरी गालियां दी जाती हैं। सरला, दादी माँ, अमला को ऐसा कोई सीठना सिखा दीजिए ना, ये अपने ब्याह में गा लेगी। अमला डांटकर, मेरा ब्याह? रधिया, बारात आने पर सीठना तो गांव की औरतें गाती हैं, शहर में इसका रिवाज नहीं। दादी, अरे रिवाज की बच्ची, तू तो गांव की है, तुझे कोई सीठना आता है? रधिया शर्माकर, कुछ कुछ आता है, लेकिन मेरी माँ बहुत अच्छा सीठना गाती है। दादी, तो जा उसे बुला कर ला, ब्याह पर सीठने का शकुन तो हो जाए। रधिया बाहर जाती है।
तभी उधर से ललित मोहन मिठाई लिए हुए आता है बबलू के साथ। मोहन आते हुए, नानी विमला का ब्याह हो गया, बधाई, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। दादी, अरे मोहन ये क्या मजाक कर रहा है, न पंडित आया, न वेदी सजी, न भावरें पड़ी। मोहन, तो इसका मतलब है कि इस सरला और अमला ने आपको कुछ नहीं बताया। सरला अमला को एक ओर खींचकर ले जाती है। सरला, अमला, मोहन भैया ने पतीले में आग लगा दी, अब धमाका होने ही वाला है। अमला, आओ जीजी और पिताजी को खबर करें। दोनों तेजी से बाहर जाती हैं। दादी परेशान सी, अरे मोहन बताता क्यों नहीं। मोहन, नानी माँ मैं तो दिन भर आपके साथ गांव के सफर में रहा, ये बबलू सब कुछ बताएगा। आप कल कह रही थी ना कि बबलू को आपने सच बोलना सिखा दिया है। दादी, हाँ बबलू बहुत अच्छा लड़का है, कभी झूठ नहीं बोलता। मोहन, तो बबलू बता अपनी परनानी को आज कचहरी में क्या हुआ था। बबलू, विमला मौसी की रमेश मौसा से शादी हुई थी। दादी, क्या कचहरी में विमला की शादी हुई थी। धड़ाम से सोफे पर बैठते हुए, हाय दैया, अब तक कचहरी में मुकदमे होते थे, अब शादियां भी होने लगी। सिर पर हाथ रखकर, हाय राम, कैसा घोर कलयुग आ गया। पहले तो अपनी जाति से बाहर ब्राह्मण का घर चुना और अब कचहरी में जाकर भावरें डाल ली। ऐसे ब्याह से तो विमला कुंवारी ही रहती तो अच्छी थी। गुस्से से, कहाँ है चंदू, मुझे गांव भेजकर बेटी को कचहरी में ले गया, मेरे जीते जी ऐसा अनर्थ। तभी बाहर से पहले रूपचंद, फिर कमला, कृष्ण गोपाल और सरला आते हैं। रूपचंद हंसते हुए, माँ कोई अनर्थ नहीं हुआ, इस अंतरजातीय आदर्श विवाह की सारी दिल्ली में सराहना हो रही है। तुम्हें तो आज प्रसन्न होना चाहिए, तुमने विमला की फौरन शादी करने को कहा था ना। दादी गुस्से से, और वह आज कचहरी में हो गई, चंदू मैं कहती हूँ। रूपचंद, माँ कचहरी में शादी तो विमला और रमेश का मन रखने के लिए की गई थी, असली शादी तो आज रात को पूरी धार्मिक विधि से पंडित कराएगा, रात के 12 बजे। दादी शांत होते हुए, सच कह रहा है ना रे चंदू। रूपचंद, माँ मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा। बबलू, नाना जी झूठ मैं भी नहीं बोलूंगा, आज आपकी भी शादी हुई थी ना मंदिर में मेरी आया से। दादी एकाएक हैरान परेशान होकर, क्या मेरे चंदू की शादी आया से। ललित मोहन कमला और कृष्ण गोपाल की ओर शरारत से देखता है। कमला झपटकर बबलू को उससे छीन लेती है। कमला डांटकर, बबलू। दादी निढाल सी, अरे चंदू क्या ये सच है कि तूने आज उस विधवा आया से शादी कर ली है जिसे मैंने घर से निकाल दिया था। रूपचंद घबराकर डरकर, कमला तू ही बता माँ को, अब तू ही संभाल मामले को। कमला, हाँ दादी माँ ये सच है कि आज हम सब लड़कियों ने मिलकर पिताजी की शादी आया से, मतलब ये है कि पार्वती से करा दी। आप हट कर रही थी ना कि पिताजी का ब्याह भी जल्दी हो जाए। पिताजी ने भी सोचा कि विमला के ब्याह में कन्यादान करने के लिए धर्मपत्नी का होना आवश्यक है, इसलिए इन्होंने आज मंदिर में हम सबकी उपस्थिति में अच्छे कुल गोत्र की विधवा पार्वती से धार्मिक विधि से ब्याह कर लिया। दादी सोफे पर लुढ़क कर लड़खड़ाते हुए स्वर में, विधवा से ब्याह, मेरे बेटे ने विधवा से ब्याह कर लिया, मुझे बताया नहीं, पूछा नहीं, मुझसे छुपाकर ऐसा अधर्म। कहते कहते आवाज डूब जाती है, आंखें मुंद जाती हैं। सरला आगे बढ़कर, दादी माँ इसमें अधर्म कैसा, अगर धर्म एक रंडुए पुरुष को दूसरा ब्याह करने की अनुमति देता है तो विधवा को भी। मोहन घबराकर डांटकर, सरला ये नारी आंदोलन बाद में चला लेना, पहले नानी की हालत देखो।
रूपचंद घबराकर, अरे क्या हुआ मेरी माँ को? सरला जल्दी से नब्ज और आंखों की जांच करके, लगता है फिर बेहोश हो गई, मैं अभी अपना बैग लेकर आई। सरला जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाती है। सब लोग घबरा जाते हैं। कृष्ण गोपाल, कमला और ललित मोहन मिलकर दादी माँ को सोफे पर लेटाते हैं। रूपचंद उसके सिरहाने बैठ जाता है। शोर सुनकर पार्वती भी अपने कमरे से भागी भागी आ जाती है। बबलू कृष्ण गोपाल से, डैडी क्या परनानी फिर सो गई? भूचाल को बुलाओ। कमला डांट कर, बबलू। रूपचंद सिसकते हुए, हाय, मैं जानता था कि मेरे ब्याह की खबर सुनकर माँ के दिल को धक्का लगेगा। कमला, मैंने कहा था ना कि माँ से पूछ लिया जाए, लेकिन तुम नहीं मानी। सरला बैग लेकर आती है और स्टेथोस्कोप लगाकर दादी माँ की जांच करती है। रूपचंद रोकर, अरे अब क्या जांच कर रही है? माँ मुझसे नाराज होकर सदा के लिए सो गई। दादी एकाएक उठकर, अरे सदा के लिए सोए मेरे दुश्मन। सब पहले हैरान होते हैं और फिर खुश होते हैं। सब खुश होकर, दादी माँ फिर जाग गई। दादी माँ जोर से हंसती हैं। सब हैरान होते हैं। दादी हंसकर, अरे मैं सोई ही कब थी? तुम लोगों की परीक्षा लेने के लिए मैंने तो यूं ही आंखें मूंद ली थी। रूपचंद से, अरे चंदू, तू क्यों रोने लगा था? अपनी शादी के दिन ऐसी बदशगुनी। कहाँ है तेरी बहू? बबलू, आया, तुझे परनानी बुला रही है। दादी प्यार से डांटकर, बबलू, अब ये तेरी आया नहीं, नानी है। पैर छू इनके। बबलू पार्वती के पांव छूता है। पार्वती उसे गले से लगा लेती है। अरे बहू, तू अपनी सास के पांव नहीं छुएगी। पार्वती शर्माकर दादी माँ के पांव छूती है और दादी माँ उसके सिर पर हाथ रखकर आशीसें देती है। अखंड सुहागवती हो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। पार्वती को अपने पास बैठा लेती है और बबलू को अपनी गोद में ले लेती है। अरे मोहन, अब ला वह मिठाई, मैं मुंह मीठा करूं। मिठाई खाती है। तुम सब मेरी इन हरकतों पर हैरान हो रहे होगे। हैरान होने की कोई बात नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ। चंदू से पार्वती का ब्याह इस कमला और कृष्ण गोपाल ने नहीं, एक तरह से मैंने कराया है। पूछो कैसे? उस दिन मैंने पार्वती को घर से निकाल दिया था। बाद में बबलू से पता चला कि इन लड़कियों और कृष्ण गोपाल ने इसे पहले ऊपर के कमरे में छुपाया, फिर ऑफिस में छुपाया और फिर एक गेस्ट हाउस में ठहराया। बबलू मुस्कुराता है। कृष्ण धीरे से, कमला, अपना ये बबलू ही विभीषण बन गया। कमला डांटकर, किशु, तुम चुप नहीं रहोगे। दादी हंसकर, लो, ये कमला अब भी अपने पति को डांट रही है, ये जानते हुए भी कि इसकी ये नई माँ इसके पति की मौसी लगती है। रूपचंद, ये मैं क्या सुन रहा हूं? कमला और कृष्ण गोपाल झेंपते हैं और शेष सब हैरान होते हैं। दादी, अरे बेटा, प्रेम में लोग अंधे हो जाते हैं, तू बहरा हो गया था। हंसकर, अरे शर्मा नहीं, मुझे बबलू से पता चल गया था कि तू इसकी आया से प्यार करता है। खैर, जब मुझे पार्वती के ऊंचे कुल गोत्र का भी पता चल गया तो मैंने चंदू से इसका ब्याह कराने का फैसला किया। मैं जानती थी कि चंदू मेरे सामने न तो पार्वती की बात करेगा और न ही इससे ब्याह करेगा, तो मैंने गांव जाने की योजना बनाई और जाते जाते सबको सुनाकर ये झूठ मूठ ऐलान भी कर दिया
कि मैं अपने चंदू के लिए गांव से बहू ढूंढ कर ला रही हूँ। हंसती है। और जो मैंने सोचा था वही सब मेरे पीछे हुआ। और हाँ कमला, बार बार कार बिगाड़ कर देरी करने वाले ड्राइवर को इनाम दे दिया ना। कमला शर्मिंदा होती है। मोहन हंसते हुए नानी माँ, आप तो जीजी और जीजाजी से भी ज्यादा चालाक निकली। दादी, अरे चालाक नहीं, समझदार कह। समझदार वह होता है जो समय के साथ अपने आप को बदल ले। रूपचंद लपक कर अपनी माँ के पांव पकड़ लेता है। माँ, तुम धन्य हो। दादी, अरे छोड़ मेरे पांव, आज से तू माँ का गुलाम नहीं, जोरू का गुलाम बन। सब हंसते हैं। अरे सरला, अब तुझे यकीन हो गया ना कि मैं विधवा विवाह के खिलाफ नहीं। एकाएक, अरे ये क्या, तुम सब यहाँ इकट्ठे हो गए? वहाँ पंडाल में विमला के दूल्हा, सास ससुर और मेहमानों की कौन देखभाल कर रहा है? अमला बाहर से आते हुए, दादी माँ, देखभाल का महकमा आजकल आपकी इस छोटी पोती के पास है। देखिए मैं आपके पास किन्हें लेकर आई हूँ। अमला के पीछे पीछे बाहर वाले दरवाजे से दुल्हन के रूप में सजी हुई विमला अपने पति रमेश शर्मा के साथ आती है। अमला जैसे उद्घोषणा करते हुए, नई दुल्हन विमला रानी और उसके दूल्हा श्री रमेश शर्मा पधार रहे हैं। दोनों आगे बढ़कर दादी माँ, रूपचंद और पार्वती के पांव छूते हैं। तीनों उनको आशीर्वाद देते हैं। दादी विमला को प्यार से अपने पास बैठाकर, अरे विमला, एक बात तो बता, तूने कचहरी में जाकर क्यों शादी की? विमला शर्माती है। रमेश हंसते हुए, ताकि ये जब जी चाहे मुझे तलाक दे सके। दादी हंसते हुए, वाह, शादी के साथ ही तलाक की भी तैयारी। मोहन, ठीक ही तो है नानी माँ, आप ही बताइए आज के जमाने में तलाक का कारण क्या होता है? दादी, शादी। सब हंसते हैं। पर्दा गिरता है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हास्य नाटक दादी माँ जागी के दूसरे अंक के दूसरे और तीसरे दृश्य। मैं जल्द ही तीसरे अंक का पहला दृश्य लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगी। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।